ध्यान से सुनो। इश्यू ऑफ शेयर्स की बात करने जा रहे हैं हम। इश्यू ऑफ शेयर्स क्या होते हैं? जस्ट अ सेकेंड बेटा। हेलो, चलिए। तो इश्यू ऑफ शेयर्स में सबसे पहला जो पॉइंट हमारा वो क्या है कि शेयर्स क्या होते हैं। शेयर्स क्या होते हैं इतने में तो रीड कर लिया होगा, मैं तो छुपा था, उससे पहले पढ़ लिया। फिर भी कई महान बच्चे बैठे हुए हैं जो अभी भी पूछेंगे सर क्या था, क्योंकि उनका ध्यान बोर्ड पे रहता ही नहीं। बेटा फिर भी बता दो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर? शेयर्स क्या होते हैं? कहता कैपिटल को छोड़ के बाकी सब, क्या बोला? हाँ मतलब क्या करने के लिए? इशू करने के लिए। ओके भाई, तेरी बातों में थोड़ी गड़बड़ी है, देख ध्यान से। तूने देखा तो लेकिन थोड़ा ध्यान नहीं दिया। स्मॉल पार्ट्स ऑफ कंपनीज कैपिटल हैविंग फिक्स्ड डिनोमिनेशन। क्या होना है? डिनोमिनेशन फिक्स होना है। अब ये क्या है सर? ये क्या लेके आ गए आप? है ना, कुछ नया लेके आया हूं। देखो कुछ भी नया नहीं है बेटे, सब पुरानी बातें, वही पुरानी बातें जो पहले करते रहे हैं। दिस इज द स्मॉल पार्ट ऑफ कंपनीज कैपिटल हैविंग फिक्स्ड डिनोमिनेशन। क्या होगा? फिक्स्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड डिनोमिनेशन? सर डिनोमिनेशन मतलब फेस वैल्यू। डिनोमिनेशन मतलब क्या? फेस वैल्यू, जो कि क्या होता है? फिक्स हो सकता है। इश्यू प्राइस में बी चेंज्ड बट द फेस वैल्यू विल ऑलवेज बी सेम। हाँ है ना? इश्यू प्राइस बदल सकता है ना, प्रीमियम पे जा सकता है शेयर, लेकिन जो फेस वैल्यू होगा, जो डिनोमिनेशन होगा, वो क्या होगा? सेम रहेगा। मुझे लगता है क्लियर होना चाहिए इतनी बात। देखो, सो शेयर्स मींस स्मॉल पार्ट ऑफ कंपनीज कैपिटल। स्मॉल पार्ट ऑफ व्हाट? कंपनीज कैपिटल हैविंग फिक्स्ड डिनोमिनेशन। आई होप दैट इज ओके, दैट इज गोइंग टू वर्क। इतना काम चल जाएगा, ठीक है ना बेटा? स्मॉल पार्ट मतलब क्या होगा? देखो कैपिटल ना कंपनी को छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और हर पार्ट का जस्ट लाइक समझो ना, आप छुट्टा अगर आके रखते हो ना, तो क्या होता है? जैसे 2000 का नोट लेके दुकान पर गए और आपने बोला भाई साहब एक काम कर दो, इसके 200 टुकड़े कर दो। कितने कर दो? मतलब वो क्या करेगा? कैंची उठाएगा और 200 पार्ट में काट के रख देगा। हाँ, क्या करेगा? कौन से नोट देगा? 10 के नोट देगा। कितने? 200। तो इसका मतलब आपके एक नोट की वैल्यू कितनी हो गई? ये फिक्स है या वेरी करेगा? फिक्स हो गया। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ शेयर्स। अगर इसको कंपनी का कैपिटल बोल दे तो ये 200 क्या कहलाएगा? शेयर। और ये उसका क्या कहलाएगा? फेस वैल्यू यानी डिनोमिनेशन। मुझे लगता है इतनी बात मैंने समझा दी और आपको समझ में आ गई। तो इतना क्लियर रहेगा आई होप। हाँ या ना बेटा, जवाब दो मुझे। So small parts of companies capital having fixed denomination। डिनोमिनेशन मतलब फेस वैल्यू लिख भी रखा है, देखो, ठीक है। अब बात करेंगे आगे हम क्या? टाइप्स ऑफ शेयर्स की। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ शेयर्स की। डोंट गेट कंफ्यूज, वो टाइप्स ही लिखा था, वो थोड़ा सा अपना अलग स्टाइल होता है बच्चों के राइटिंग स्किल का। तो ठीक है, टाइप्स ऑफ शेयर्स। हाँ वो लग तो कुछ और ही रहा था, एम लग रहा था और आगे पी की जगह कुछ और लग रहा था। सो वट एवर, नाउ यू गॉट दैट। टाइप्स ऑफ शेयर। कितने तरह के शेयर्स होते हैं? दो। पहला प्रेफरेंस, दूसरा इक्विटी। तेरा दोनों बार इक्विटी क्यों रहा बे? सीक्वेंस में बोलना था तो क्या मतलब है? प्रेफरेंस एंड इक्विटी। तो क्या दिक्कत है? प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। ध्यान से सुनना, ओनली दो ही शेयर्स होते हैं, दो ही कैटेगरी होती है। हर वो शेयर जो इक्विटी शेयर नहीं है वो क्या कहलाएगा? और हर वो शेयर जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है वो क्या कहलाएगा? आई थिंक कंसेप्ट खत्म हो गया। खत्म ना? नहीं, ऐसे पढ़ना हो तो फिर तो हम डेली पढ़ते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनके होल्डर्स को प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं। दो प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं, ठीक है ना? जस्ट अ सेकेंड बेटा, तू यहां रख दे, ठीक है? इसके लिए मैं नहीं मना कर सकता मेरे भाई, ठीक है? तुम्हारे लिए इसका नाम होगा चाय, हमारे लिए होता है एनर्जी ड्रिंक,
ठीक है, अब तुम लोगों वाला ब्रांड में पी नहीं सकता, ठीक है, तो अपना चाय से ही काम चल जाता है ना सर? उत्तराखंड में तो कुछ और ही मिलता है, चाय ही मिलती है, बट डिफरेंट स्टाइल ऑफ चाय। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? वापस आ जाओ नालायकों, क्या क्या सोच लेते हो तुम लोग? सीधा साधा। अभी तो बेचारे का आधार कार्ड भी नहीं बना है, वो कहते हैं मम्मी पापा जब तक अप्रूव नहीं करेंगे तब तक नहीं। मम्मी पापा कह रहे अप्रूव नहीं करेंगे क्योंकि नालायक निकल रहा है लड़का, बचपन में ही बड़ा हो गया है ना? और धीरे, चलो, 2 प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं किसको? 2 प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं किसको? होल्डर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंशियल होल्डर्स को 2 प्रेफरेंशियल राइट मिलेंगे। पहला प्रेफरेंशियल राइट, डिविडेंड इज पेड प्रायर टू, किसको? प्रायर टू क्या? इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स पे कोई भी डिविडेंड जाए उसके पहले डिविडेंड दे दिया जाएगा किसको? प्रेफरेंशियल होल्डर को। एंड कैपिटल इज रिपेड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप बिफोर एनी पेमेंट टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई भी पेमेंट जाए उससे पहले किसका पेमेंट हो जाएगा? प्रेफरेंशियल होल्डर्स को। किस बात का? कैपिटल का। ये 2 प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं। इसके अलावा भी कुछ फीचर्स होते हैं प्रेफरेंशियल के, जिसमें क्या है, जैसे डिविडेंड इज पेड एट फिक्स रेट, हाँ है ना? डिविडेंड इज पेड एट फिक्स रेट, लाइक जैसे होता नहीं 10% हो गया, 7%, 8%, 9% लिखते हैं ना ऐसे। ये परसेंटेज क्या है? किस चीज का परसेंटेज है? डिविडेंड का परसेंटेज होता है। एंड नेक्स्ट नोटिंग नहीं रहे, वोटिंग राइट होता है। नो वोटिंग राइट्स, वोटिंग राइट्स इनको नहीं मिलता है। इनको जनरल मीटिंग में बुला के बिजनेस जो कंपनी के बिजनेस के बारे में वोटिंग नहीं कराई जाती इनसे, तो दे डोंट हैव वोटिंग राइट। इतना मुझे लगता है क्लियर होगा, पक्का? आगे बढ़ लें। और इक्विटी शेयर्स के बारे में तो बिल्कुल मैंने तुम्हें जो बोला वही लिखा भी है और वही लिखना भी है। अदर देन प्रेफरेंस शेयर्स एवरी शेयर विल बी नोन एज इक्विटी शेयर, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर समझ तो गए क्या होता है, उसके अलावा जो बचता है क्या है वो इक्विटी शेयर्स को समटाइम सिंपल शेयर्स भी बोलते हैं, याद रखना इस चीज को। क्लियर रहेगा बेटा? इक्विटी शेयर को अलॉट ऑफ टाइम क्या नाम देते हैं हम? सिंपल शेयर्स। चले आगे, यहां तक तो हो गया सर। अब आगे जो बारी है, ये थोड़ा सा बच्चे ने कुछ ज्यादा ही चमत्कार कर दिया है, तो जस्ट वेट, आओ ना भाई, घूम जाओ। देखो अच्छे को सीधा कर देते हैं, ये तो केवल पेज था। चलो ये तो अपनी जगह है भाई, पेज सीधा हो गया, बाद में देखेंगे क्या था मिनिमम सब्सक्रिप्शन, वो पे सब पे आएंगे। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, ये जो पेज है इसको नोट्स बनाना है आपको, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और ग्रुप में सेंड करने की जिम्मेदारी जिसने ले रखी है उसको करना है ये, ठीक है? वरना उसके ऊपर 2000 रुपए का फाइन लग जाएगा। डन है बेटा? अरे ये तो गलती से भी खराब भी हो सकता है। सो व्हाट हैपेंड? डन है, हो गया पेज सर। इसके बाद वाले पेज पे आने से पहले हम क्या करेंगे? नोट्स के लिए इधर बात करते, किधर? इधर। पहले देखेंगे हम क्या बात करेंगे। अभी ये मत बोलना सर कुछ रहता है, जो भी रहता है आई नो क्या रहता है, सब कराऊंगा, टेंशन फ्री होके देखो। आज थ्योरी की लास्ट क्लास है, कंपनी अकाउंट की पूरी, मतलब ऑब्वियसली इश्यू ऑफ शेयर, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर, री इश्यू, सारी थ्योरी आज कंप्लीट कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास से प्रैक्टिकल स्टार्ट। ध्यान से देखो, अभी हम बात करेंगे किसकी? शेयर कैपिटल की। आज कोई टेस्ट तो नहीं है ना, कोई क्लास तो नहीं है मेरे अलावा? फिर चलो चलेगा, आज मेरी क्लास चलेगी और चलेगी 6:30 बजे तक। बेटा कान में तेल डाल के आया करो, है ना? लॉक ही नहीं लग रही तो लगना क्या होता है? चलो वो मेरे से क्यों पूछ रहे हो, तुम गलत दरवाजे पे दस्तक दे रहे हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, इधर ध्यान दो। फिलहाल शेयर कैपिटल की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो शेयर कैपिटल होता है कंपनी में वो होता है क्या? ऑथराइज्ड और रजिस्टर्ड, क्या? रजिस्टर्ड और नॉमिनल शेयर कैपिटल। क्या होगा? ऑथराइज, रजिस्टर्ड और नॉमिनल शेयर कैपिटल। मुझे लगता है क्लियर होना चाहिए। ये एक ही है, ये तीनों नाम एक ही है, याद रखना। ऑथराइज शेयर कैपिटल, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल या फिर
नॉमिनल शेयर कैपिटल, एक ही बात है बेटा ये। दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट अ कंपनी कैन इश्यू थ्रू आउट इट्स लाइफ, दैट इज वाई इसका नाम क्या है, ऑथराइज्ड। ऑथराइज नाम देने का मतलब क्या हुआ कि ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल है जो एक कंपनी अपने लाइफ टाइम इश्यू कर सकती है। दूसरा, रजिस्टर्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में आपको बताना पड़ेगा कि कैपिटल कितना रखना है, इसलिए रजिस्टर्ड। नॉमिनल इसलिए क्योंकि अकाउंटिंग में इसकी कोई इज्जत नहीं है, इसकी अकाउंटिंग नहीं होती, ये केवल एक लीगल कंसेप्ट है, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से है, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, बट इसका कोई अकाउंटिंग में कोई खास रोल नहीं है। आई होप दैट इज गोइंग टू वर्क, इतने से काम चलेगा। दैट्स व्हाई इट इज नॉमिनल शेयर कैपिटल। अरे ऐसे समझो ना, जैसे घर में बहुत जो ज्यादा बूढ़ा हो गया, चल फिर नहीं पा रहा है, तो घर में कोई भी फंक्शन होता है, इज दिस अ वे ऑफ एंटरिंग इनटू द क्लास? ऐसे क्लास में आओगे दोस्त, एक शक्तिमान, अब दरवाजा बंद कौन करेगा, तुम्हारे लिए एक आदमी बुलाऊं मैं? ऐसे ऐसे करके उठते हुए आ जाता सीधा। नहीं, कल को भाई ऐसे भी आएंगे। आपको सीआईडी में रोल मिल गया क्या? हाँ, या आपको पता नहीं कि आप क्लास में आ रहे हो? कुछ भी मतलब अंदाज देख लो क्लास में आने का, और अभी क्लास से बाहर बैठा दो तो मजा आ जाए, है ना? ये ऐसा नहीं है बिना पहले बता दिया था तभी इसको क्लास में अलाउ किया, लेकिन ऐसे घुसने के लिए तो अलाउ नहीं करूंगा। चलो तमीज सीखो बेटा, वो मार्केट में नहीं मिलती, ठीक है? बाकी सारी चीजें मिल जाएंगी, वही मार्केट में नहीं मिलती। क्या? हाँ, वो अपने अंदर अपने आप जनरेट होती है। माँ बाप तो बचपन से सिखाते हैं, लेकिन बच्चा कैसे सीखता है वो मैटर करता है। किसी के मम्मी पापा थोड़ी ना बोलते बेटा जाओ आतंकवादी बन जाओ, वो तो अपनी अपनी चॉइस होती है ना? अरे बोलो ना, तुम्हें मम्मी पापा बोलते हैं बेटा किसी की इज्जत मत करना? कभी नहीं बोलेंगे। उनको पता है अगर मैं बोलूंगा किसी की मत करना तो पहला शुरुआत मेरे से ही करेगा, पहली शुरुआत तो घर से ही होगी। तो इसलिए माँ बाप कभी ये नहीं सिखाते, वो तो बच्चे के ऊपर होता है कि माँ बाप को कितना सीरियसली लेता है। ठीक है, चलिए, केवल मदर्स डे फादर्स डे पे स्टेटस लगाने के लिए होता है ना? उसके अलावा बहुत कम ही होता है। चीटर्स डे, काय का चीटर्स डे पे? टीचर्स डे। बेटा देख, कोई डे नहीं होता टीचर्स का, माँ बाप का, किसी का कोई डे नहीं होता। वो अलग बात है, ठीक है, चलो रिस्पेक्ट देने के लिए एक डे बना दिया गया, बट डे हमेशा याद रहता है। तो जिस दिन रिजल्ट अच्छा लेके आता है ना, वही टीचर्स डे होता है। जिस दिन अच्छे काम करके आते हैं उसी दिन पेरेंट डे होता है, उसी दिन फादर्स डे मदर्स डे होता है। जब नाक कटा के आते हैं ना बच्चे, जैसे बाहर किसी लड़ाई करके आते हैं, तो उस दिन अब मान लो फादर्स डे रहे, मदर्स डे रहे, स्टेटस अच्छा लगा है, बाहर जाके नाक कटा के लड़ाई करके आया, क्या होगा? फादर्स डे अच्छा है? अरे नहीं, माँ बाप ये नहीं चाहते कभी भी, ठीक है? टीचर्स ये बदमाशियां थोड़ी ना देखना चाहते हैं कि तुम क्लास में घुस रहे, अब कहीं भी मान लो जाओगे किसी ऑफिस में, ऐसे घुस गए सीधे। स्कूल में तमीज ये नहीं बोलेगा, घर में स्कूल में तमीज नहीं सीखी क्या? यही बोला जाता है सीधा, यानी कौन बदनाम हो गया? मॉरल साइंस की क्लास गई तेल लेने, मॉरल साइंस की क्लास गई तेल लेने, वो तो वैसे खत्म हो गई। देख लो मॉरलिटी है क्या? अब यहां से निकले बाहर लड़ाई करना शुरू कर दिया, है ना सर? कुछ केस सुनने में आया था, हुआ था ना, बहस हुई थी किसी के साथ, बाद में बात करूंगा। लड़ता नहीं, तुझे छोड़ देते हैं। हाँ, लेकिन लड़ता हूं तो बहुत ज्यादा हो जाता है, गोली वोली चल जाती है। जीनियस है, कहता पिटना तो मेरे को ये, चाहे कुछ भी कर लो। चलो कोई नहीं बेटा, देखो ध्यान से, ऑथराइज रजिस्टर्ड। मैंने बोला घर में जो बड़े बूढ़े होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही है ये भी। भाई देखो, जब भी कोई इवेंट या कोई फंक्शन, मान लो कि घर में कोई शादी है, तो आशीर्वाद सबसे पहले उनसे दिलाया जाएगा, लेकिन किसी भी इवेंट में उनको शामिल नहीं कराया जाएगा, क्योंकि ज्यादा उनको इवेंट में शामिल कराया तो एक इवेंट और ड्यू हो जाएगा, है ना? एक इवेंट और बन जाएगा। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल ऐसा ही होता है कि इज्जत तो सबसे ज्यादा मिलेगी, इज्जत सबसे ज्यादा मिलेगी। नोट्स में भी जब बैलेंस शीट बनाओगे, नोट नंबर 1 बनेगा, उसमें सबसे टॉप पे ऑथराइज शेयर कैपिटल लिखा जाएगा, लेकिन कभी भी बैलेंस शीट के टोटल में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसकी अकाउंटिंग का कोई रोल नहीं है, ठीक है ना? ये याद रखना। एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉमिनल कैपिटल, ठीक है? अब ये सब जो बाकी बातें बोली वो लिखने के लिए नहीं थी, वो केवल समझने के लिए थी। जितनी बातें समझाई है बस समझ लो।
लिखने के लिए तुम्हें जो बता रहा हूं वो देखना। ऑथराइज शेयर कैपिटल का वो पोर्शन, ध्यान से सुनना बेटा, वो पोर्शन जो पब्लिक को ऑफर कर दिया गया उसे नाम हम क्या देंगे, इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल क्या होगा, वो कैपिटल जो ऑथराइज शेयर का ही पार्ट होगा बट वो पब्लिक को ऑफर किया गया फॉर द पर्पज ऑफ सब्सक्रिप्शन, क्या कहलाएगा, इश्यूड कैपिटल। और जो नहीं किया गया तो अब खैर कोई बात नहीं, इसको लिखो ना लिखो चलेगा, लेकिन अनइश्यूड कैपिटल लिख दे रहा हूं, थोड़ा अच्छा लगेगा, ऐसे पूरा बराबर रहेगा। अब समझो ध्यान से इस बात को, मैक्सिमम इश्यूड कैपिटल कितना हो सकता है, जवाब दे दो। उससे ज्यादा, ऑथराइज से ज्यादा, अरे ऑथराइज मतलब यू आर ऑथराइज, उससे ज्यादा ऑथराइज नहीं हो तो कर ही नहीं सकते। तो जितने शेयर्स पब्लिक को ऑफर कर दिए गए। अब बारी आती है किसकी, पब्लिक के मर्जी की बात आती है। पब्लिक क्या करेगी, जो शेयर्स पब्लिक ने क्या कर लिया, सब्सक्राइब कर लिया, उसे क्या नाम देंगे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या नाम देंगे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल नाम देंगे। और जो नहीं किया मतलब रिजेक्ट कर दिया, उसे क्या नाम देंगे, अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, सब्सक्राइब की बात करो, यानी जितने शेयर्स पब्लिक ने ले लिए। अब इस पे कंसेप्ट भी बताऊंगा, थोड़ी देर बाद आऊंगा उस पे। उसके बाद बारी है किसकी, ध्यान से देखिए, उसके बाद बारी है किसकी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब बेटा पब्लिक ने शेयर्स तो ले लिया, पब्लिक से हमें क्या चाहिए शेयर्स के बदले में, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए ना। अब पैसे कंपनी कैसे डिमांड करेगी, कंपनी क्या एक बार में सारा अमाउंट मांग सकती है, अगर नहीं मांग सकती है, बिल्कुल मांग सकती है, और कई बार मांगती भी कंपनी एक साथ सारा पैसा, लेकिन क्या जरूरी है कंपनी एक साथ सारा अमाउंट डिमांड कर ले, नहीं, इट इज नॉट कंपल्सरी एट ऑल। तो कंपनी ने जितना अमाउंट पब्लिक से कॉल कर लिया वो कहलाता है क्या, कॉल्ड अप कैपिटल। क्या कहलाता है बेटा, कॉल्ड अप कैपिटल। और जो नहीं मांगा वो क्या कहलाता है, अनकॉल्ड कैपिटल। क्या कहलाएगा, अनकॉल्ड कैपिटल। क्लियर है ये बात, जितना पैसा मांग लिया वो कॉल्ड अप, जो नहीं मांगा वो अनकॉल्ड कैपिटल। और कॉल्ड अप कैपिटल मतलब कंपनी ने पैसा मांगा, शेयर्स तो तुमने लिया था, क्या जरूरी है तुम पैसे दे दो, डिपेंड्स, तुम पैसे दे भी सकते हो नहीं भी। अगर तुमने पैसे दे दिए तो वो बन जाएगा क्या, पेड अप शेयर कैपिटल। क्या बन जाएगा बेटा, पेड अप शेयर कैपिटल। और नहीं दिए तो अनपेड कॉल्स, यहां आ जाएगा पेड अप कैपिटल। क्या बन जाएगा, पेड अप कैपिटल। और जो नहीं दिया तो क्या बना, अनपेड कॉल्स, विच इज ऑल्सो नोन एज कॉल्स इन एरियर। मुझे लगता है ये बात इतनी समझ में आ गई, बट अभी खत्म नहीं हुआ। ये अनकॉल्ड कैपिटल ना, इस नालायक को हम दो बारी में डिमांड कर सकते, दो तरीके से। एक तो मैंने क्या डिसाइड किया, दैट इज टू बी कॉल्ड एट द टाइम ऑफ क्या, वाइंडिंग अप, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप के टाइम तक कॉल करूंगा। ऐसे कैपिटल को हमने नाम देना है, क्या नाम देना है, दीज आर नोन एज, बता दो, रिजर्व कैपिटल। क्या कहलाएंगे, उलट मत देना वरना जिंदगी उलट पुलट हो जाएगी। ये कैपिटल रिजर्व मत बोल देना, कैपिटल रिजर्व रिजर्व होता है। ये जो है ये क्या है, ये कैपिटल है, रिजर्व कैपिटल बोला जाता है, जो कि कब कॉल किया जाएगा, वाइंडिंग अप के टाइम पे कॉल किया जाएगा। और जो अदर कॉल्स होंगे वो तो नॉर्मली कॉल किए जाते हैं, अदर कॉल्स। अब मुझे बताओ अदर कॉल्स कितने कॉल्स हो सकते हैं कंपनी में, बेटा एन नंबर ऑफ टाइम्स कॉल हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है कॉल्स पे, कंपनी डिसाइड करेगी कितने कॉल्स होंगे। ठीक है ना, कॉल्स कितने होंगे ये डिसाइड नहीं करेंगे। अब ये मत सोचना कि हमें क्वेश्चन क्यों नहीं दिया जाता, तुमको मैं 1500 कॉल करवा दूं जर्नल एंट्री में, दे देता हूं, आज होमवर्क करो, 1500 कॉल की जर्नल एंट्री, अगले दिन फिर लाश आएगी तुम्हारी, है ना। 1500 कॉल एक ही जैसी एंट्री करोगे, है ना, या तो करोगे नहीं, और कर लिया तो फिर उसके बाद फिर खबर आएगी तुम्हारी कि एक था क्या,
आगे जिनको डैश लगा दिया अपना नाम जोड़ लेना जिनको मन करता, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है? अरे हाँ या ना? अब ये जो इश्यूड कैपिटल है ना दोस्त, ध्यान से देखना, ये जो इश्यूड कैपिटल है और उसके साथ साथ क्या है, इन दोनों के बीच एक अलाइड कंसेप्ट आता है। वो अलाइड कंसेप्ट क्या है, ध्यान से देखो, इन भाई साहब के और इनके बीच में, ध्यान से देखना, इसको हम नाम देते हैं क्या, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्या नाम देते हैं बेटा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्या होगा बताता हूं, टेंशन नहीं लेना, आपको चिंता नहीं करनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है। वैसे तो फिलहाल आपको ये पता है तो ठीक है, नहीं पता तो थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। फिलहाल ये जो है ना आपका सेकेंड पेज का नोट्स होगा, फर्स्ट वाला आपने ले लिया, सेकेंड पेज का नोट्स ये है, ठीक है। नोट्स शुड बी अप टू द मार्क, अगर उसमें गड़बड़ हुआ तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। नोट्स पहुंच जाएगा बेटा, ग्रुप में पहुंच जाएगा, काय को टेंशन ले रहे हो, अभी क्या मिलेगा। नोट्स की जिम्मेदारी एक बंदे को दी, उससे 2000 रुपए के फाइन की बात कर रहा हूं और तुम लोग टेंशन ले रहे हो, ठीक है। आते हैं इधर, बात करते हैं इश्यू, ये नहीं इश्यू तो खत्म हो तो क्या इश्यू, ये नहीं। शुरुआत कहां से हो रही है इस थ्योरी की, मिनिमम सब्सक्रिप्शन से। नाउ व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन, क्वेश्चन यही जनरेट होता है, व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब पब्लिक कंपनी, किसके ऊपर, पब्लिक कंपनी पे अप्लाई होगा, कैन नॉट मेक एनी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। कोई भी पब्लिक कंपनी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स नहीं कर सकती, कब तक, unless it has achieved the amount of minimum subscription, टारगेट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। जब तक कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन का टारगेट अचीव नहीं कर सकती, रिसीव नहीं कर लेती, तब तक शेयर्स का अलॉटमेंट नहीं करना। मतलब सीधा सा है, शेयर्स विल बी अलॉटेड ओनली व्हेन द कंपनी हैज रिसीव्ड द अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, दैट इज ओके। एंड व्हाट इज दैट, 90% ऑफ द इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल का कितने परसेंट, 90%। आपको क्लियर होना चाहिए, 90% ऑफ द इश्यूड कैपिटल। कोई दिक्कत? नाउ यही तो बताया अभी थोड़ी देर पहले, इश्यूड का कम से कम कितने परसेंट, 90% क्या हो जाना चाहिए, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ 90% का सब्सक्रिप्शन तो कंपनी के लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव नहीं हुआ। और अगर कंपनी ने मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव नहीं किया तो क्या करना पड़ेगा, अमाउंट रिफंड करो। कितने दिन के अंदर, सर आपको जनरली एक ही याद रखना, 15 दिन के अंदर, क्योंकि अंडर राइटर वाले, ये वो भी नॉन अंडर रिटन केस में 15 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ इश्यू। ये क्लोजर होता है बेटा CLOSURE, ठीक है, क्लोजर ऑफ द इश्यू इन केस ऑफ नॉन अंडर रिटन इश्यू। नॉन अंडर रिटन मतलब अंडर राइटर्स को इन्वॉल्व नहीं किया, कंपनी खुद शेयर इश्यू करती है। इनफैक्ट यही आपको पढ़ना भी होता, प्रैक्टिकली भी यही होगा, क्योंकि अगर हमने अंडर राइटर को इन्वॉल्व कर लिया तो आम तौर पर कंडीशन ये होता है कि तुम इश्यू नहीं करा पाओगे तो खुद लेना पड़ेगा शेयर्स, ठीक है, ये कंडीशन लगा देते हैं। तो अब ऐसे में तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का प्रॉब्लम ही नहीं आने वाला। तो ये जो सेकंड वाला केस है, प्रैक्टिकली इसका कोई रोल नहीं है, तो इसको नोट डाउन कर लेना। मॉड्यूल की लाइन मैंने छपवा दी है, इसमें कोई मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया, जो मॉड्यूल में लिखा वो है। बट प्रैक्टिकल सेंस इस लाइन का क्या है, 0 है, क्योंकि अंडर राइटर के केस में, नॉन अंडर रिटन अंडर रिटन इश्यू के केस में कभी भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव करने ना करने का रिस्क ही नहीं होता, इसीलिए तो एजेंट रखा है। आया ना, जवाब दो, यहां तक क्लियर है कि नहीं, पक्का? आगे बढ़ते हैं, आते हैं नेक्स्ट। ये इतना हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है बेटा, एक सेकंड। बहुत काफी क्लियर आ रहा होगा ये अब तो, है ना, पहले से तो सही आ रहा होगा। अब नेक्स्ट पेज के लिए सुनो ध्यान से, जो अगला पेज होगा उसके लिए सुनो। जो हमारा अब जो टॉपिक शुरू होने जाता है, कायदे से जो टॉपिक शुरू होने जा रहा है वो क्या है, इश्यू ऑफ,
जो शेयर्स इश्यू होते हैं ना बेटा, वो दो तरीके से शेयर्स इश्यू होते हैं। कितने तरीके से? पहला, आ जाएगा फॉर कैश, और दूसरा आएगा क्या? फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन अदर देन कैश, फॉर कैश एंड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ध्यान से सुनना, फॉर कैश जब शेयर इश्यू करोगे तो क्या होगा? दो तरीके होंगे सर, एट पार और एट प्रीमियम। इसको तो हम काफी डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि एट पार एट प्रीमियम क्या होगा, क्वेश्चन भी करेंगे। फिलहाल मैं इसकी बात कर रहा हूं, अभी मैं इसके लिए आया हूं, इस टॉपिक को, इस नोट्स को बनाने के लिए। यहां अगर मैं बात करूं, ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इस पे अगर मैं बात करूं तो पहला आएगा क्या? टू प्रमोटर्स for their services, issue to promoters for their services। दूसरा आएगा to underwriters for their services, and तीसरा आएगा to vendors for supply of goods, है ना, और assets और इनफैक्ट सर्विसेज एज वेल। ठीक है ना? अब बेटा देखो, जब बात आ गई वेंडर प्रमोटर की, तो इसमें एंट्री हो गई फिक्स। एंट्री इसमें होती है फिक्स, और क्या एंट्री होगी? ध्यान से देखो, ये एंट्री होगी 12th क्लास में जो पढ़ा था वो अलग कर दो। क्या लिखेंगे? गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि कंपनी अपने नाम के लिए पेमेंट करती, क्योंकि उन्होंने कंपनी का फॉर्मेशन किया है। गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बात जब आ गई किसकी? अंडर राइटर्स की, तो अंडर राइटर्स को ये शेयर्स क्यों दिए जा रहे हैं? ध्यान से देखो इधर, अंडर राइटर्स को शेयर दिए जा रहे हैं जस्ट फॉर देयर कमीशन, कमीशन की वजह से। तो कमीशन की एंट्री क्या होगी? कमीशन कंपनी के लिए इनकम है या एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर। तो अंडर राइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स, पहले तो ड्यू कर दिया, and then after underwriters debit to share capital, ये आपको करना है, ये इतना क्लियर है। और जब बात आएगी यहां पे लास्ट में वेंडर्स को, तो बेटा वेंडर्स के लिए अकाउंटिंग तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या काम होगा? सबसे पहले हमारा कैलकुलेशन होगा क्या? नंबर ऑफ शेयर्स का। क्या कैलकुलेशन होगा? नंबर ऑफ शेयर्स का। एंड कैसे कैलकुलेट होगा नंबर ऑफ शेयर्स? ये होगा परचेज कंसिडरेशन। क्या होगा? परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस, डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस। परचेज कंसिडरेशन मींस कि कितना अमाउंट हमें पे करना है उस वेंडर को, और एक शेयर कितने में दे रहे हैं वो कहलाता है हमारा क्या? इश्यू प्राइस। तो नंबर ऑफ शेयर इसी से आ जाएंगे। दिक्कत हो बता दो, नंबर ऑफ शेयर्स इससे आ जाएंगे। कोई दिक्कत हो तो बता दो, पक्का? इतनी बात क्लियर है? ये आपका यहां पे, बाकी तो ऑब्वियसली हम शेयर्स यहां भी इश्यू करेंगे एट पार एट प्रीमियम। ठीक है, नाउ गो फॉर दैट। डन है? नाउ लेट्स मूव ऑन। ये पेज तो हमने कर लिया। अब आते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, और डिटेल में जा रहे हैं तो थोड़ा सा आराम से इस चीज को देखना। इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश,
जब तक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक क्लास कंटिन्यू चलेगी, याद रखना। अब इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश में पहली लाइन जो आपको मैंने अभी अभी बता दी, क्या? शेयर्स कैन बी इश्यूड एट पार और एट प्रीमियम, एट पार और एट प्रीमियम। आई होप दैट इज ओके, हाँ है ना? एट पार और एट प्रीमियम, ये ओके होना चाहिए। पार मतलब क्या होता है बेटा? और प्रीमियम एडिशनल वैल्यू, एडिशनल अमाउंट पे इश्यू कर रहे हैं, हाँ है ना? ध्यान से देखना, अब पूरा अमाउंट कंपनी कैसे डिमांड करेगी शेयर होल्डर से, तो वो लाइन मैंने आपको पहले बताई है कि अभी जब शेयर कैपिटल बता रहा तो मैंने बताया था पूरा अमाउंट चाहे तो कंपनी एक बार में डिमांड कर ले, चाहे तो थोड़ा थोड़ा करके इंस्टॉलमेंट में डिमांड कर ले। द अमाउंट्स ऑन शेयर्स कैन बी कॉल्ड अप इन लमसम, लमसम मतलब एक बार में, और इन इंस्टॉलमेंट्स, जैसे एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, कॉल्स हो गया। ठीक है, मैंने पहले भी बताया कॉल्स की जो अगर काउंटिंग करने जा रहे हो तो वो अनलिमिटेड कॉल्स हो सकती है, कंपनी डिसाइड करेगी कितने कॉल्स करने हैं। ठीक है ना? द अमाउंट ऑन शेयर्स कैन बी कॉल्ड अप इन लमसम, एक बार में आप चाहो तो मांग लो, लमसम मतलब एक मुश्त या एक बार में, और इन इंस्टॉलमेंट्स, इंस्टॉलमेंट्स मतलब एप्लीकेशन पे थोड़ा, अलॉटमेंट पे थोड़ा, कॉल्स पे थोड़ा, ऐसे करके भी आप डिमांड कर सकते हो बीइंग अ कंपनी। ठीक है, इतना आगे इस पॉइंट को बेटा इंपॉर्टेंट भी मार्क करना है, याद रखना, दिस पॉइंट इज सो मच इंपॉर्टेंट क्योंकि ये टेक्निकलिटी से भरा हुआ है। द अमाउंट टू बी कॉल्ड विद एप्लीकेशन, द अमाउंट टू बी कॉल्ड विद एप्लीकेशन शैल नॉट बी लेस देन 5% ऑफ द फेस वैल्यू, शैल नॉट बी लेस देन 5% ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू के 5% से कम नहीं हो सकता, फेस वैल्यू के 5% से कम नहीं हो सकता। क्या नहीं कम हो सकता? एप्लीकेशन का अमाउंट, जो एप्लीकेशन का रेट होगा, और ये किसके हिसाब से है? एज पर, एंड ऑब्वियसली सेकेंड पॉइंट 25% ऑफ द इश्यू प्राइस। ध्यान से सुनना, दोनों में बेस अलग है, यहां बेस क्या है और यहां बेस क्या है? इश्यू ऑफ नहीं, इश्यू प्राइस। एज पर किसके? सेबी, एज पर सेबी गाइडलाइंस। इतनी बात क्लियर हो रही है? तो एप्लीकेशन का जो मनी होगा ना, जो अमाउंट होगा ना, वो कितना होगा? मैक्सिमम, मैक्सिमम नहीं सर, क्या? मिनिमम। कितना होगा? 5% ऑफ द फेस वैल्यू एज पर कंपनीज एक्ट 2013। एंड इफ यू आर रेफरिंग टू द लिस्टेड कंपनी, तो लिस्टेड कंपनी पे सेबी गाइडलाइन डायरेक्टली एनफोर्सेबल हो जाएगी, वो 25% ऑफ द इश्यू प्राइस। दोनों में बेस अलग है, इसलिए पूरी लाइन याद रखना। 5% of the face value for Companies Act, normal company, unlisted company, and listed company के केस में 25% of the issue price as per SEBI guidelines। मुझे लगता है ये क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना? वो बाद में बात करेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में क्या सो रहे थे? लिस्टेड अनलिस्टेड टाइप्स ऑफ कंपनीज डिस्कस करी थी ना मैंने, वो वापस जाके देख लेना, रिवाइज कर लेना। ठीक है, फिर अनलिस्टेड कंपनी कौन सी आएगी? अनलिस्टेड कंपनी कौन सी हो सकती है? कोई भी हो सकती है यार, लेकिन लिस्टेड कंपनी कौन सी हो सकती है? केवल पब्लिक कंपनी। पिछली क्लास में काफी डिटेल में समझाया था यार। देखो ध्यान से, नेक्स्ट जो पॉइंट है, द अमाउंट रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ फेस वैल्यू, ये क्या कहलाएगा? प्रीमियम कहलाएगा। विल बी नोन एज प्रीमियम, एंड विच विल बी ट्रांसफर्ड टू सिक्योरिटीज। क्लियर है? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, क्लियर है? द अमाउंट रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ फेस वैल्यू विल बी नोन एज प्रीमियम, which will be transferred to सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। मुझे लगता है इतना भी दिक्कत नहीं देगा, ये क्लियर होगा। पक्की बात बोलो बेटा। And the amount of securities premium, the amount of securities premium account can only be used for the following purposes.
only for the following purposes, can only be used to the following purposes. ठीक है ना, क्लियर? यानी कि सिक्योरिटीज प्रीमियम में अमाउंट आएगा जब एक्स्ट्रा आएगा, वो तो अच्छी बात है सर, बिल्कुल जाएगा, लेकिन उस सिक्योरिटीज प्रीमियम के यूज कितने होंगे? तो बेटा गिनती के 5 यूज हैं। कितने? 5 यूज है गिनती के। पहला यूज क्या है? फॉर द पर्पज ऑफ इशूइंग बोनस शेयर। पहला यूज क्या है? फॉर द पर्पज ऑफ इशूइंग विच काइंड ऑफ शेयर्स? बोनस शेयर। क्लियर है? ये पहला यूज क्या है? बोनस शेयर इश्यू करने के लिए यूज हो सकता है। दूसरा यूज देखो, टू राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज को राइट ऑफ करने में भी यूज हो सकता है। क्या यूज हो सकता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज हो सकता है। 2 यूज क्लियर है। रट्टा मार लेना मेरे दोस्त, ये रट्टा मार के रख लेना कि 5 यूज होते हैं नाम, क्योंकि ये आपको आगे पूरी जिंदगी काम आने वाले हैं। इंटर फाइनल हर जगह ये चीजों से पूछा जाता है सवाल, और जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको याद रखना, वहां लिख के नहीं देगा प्रीमियम का यूज कहां होता है, वो आपको वैसे बाय डिफॉल्ट याद रखना है। रट्टा मार लो इसको। पहला यूज क्या था बेटा इसका? फॉर द पर्पज ऑफ इशूइंग बोनस शेयर। उसके बाद क्या आया? हाँ जी बोलो। राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है टू राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड अदर सच एक्सपेंसेस। ठीक है, बाकी अगर नहीं भी दिख रहा कमीशन लिखना था, अगर नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं, इतना तो आपका काम चलता है ना। टू राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स पे नहीं, शेयर्स को डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकते, इसलिए डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स नहीं, क्या लिखा? डिबेंचर एंड अदर सच टाइप ऑफ एक्सपेंसेस। इसको राइट ऑफ करने में भी सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज हो सकता है। क्लियर है? बता दो मुझे कितने हो गए? 3। चौथा देखो, चौथा पॉइंट क्या है? टू प्रोवाइड फॉर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ शेयर हो या डिबेंचर हो, उसको राइट ऑफ करने में इसका यूज हो सकता है। 4 हो गए। और 5वां यूज क्या है बेटा? यहां पढ़ लो, क्या? बाई बैक ऑफ शेयर्स के लिए। क्या? बाई बैक ऑफ शेयर्स के लिए स्पेशली यूज हो सकता है प्रीमियम। तो याद रखना 5 यूजेज है। पहला यूज क्या था? बोनस इश्यू का। दूसरा यूज क्या था? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने का। तीसरा यूज क्या था? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने का। इसके बाद क्या था? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन राइट ऑफ करने के काम आता है। 5वां यूज क्या था? बाई बैक ऑफ शेयर्स के काम आता है। क्लियर है? तो ये 5 लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड यूज हैं किसके? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के। मुझे लगता है 100% ओके हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन? सब्सक्रिप्शन मींस क्या? शेयर्स को शेयर्स के लिए अप्लाई करना, दैट इज द मीनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन। अप्लाई करना शेयर्स के लिए, दैट इज द मीनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन। हाँ या ना? जितने अंडर सब्सक्रिप्शन है, ध्यान से देखना, यानी इश्यूड शेयर ज्यादा है और सब्सक्राइब्ड शेयर्स क्या है? कम है। ऐसे सिचुएशन को हम नाम क्या देंगे? अरे अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब सब्सक्रिप्शन क्या है? कम आया है। तो जब सब्सक्राइब्ड शेयर्स कम होंगे और इश्यूड शेयर्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे, तो ऐसे हालात को क्या नाम दोगे आप? अंडर सब्सक्रिप्शन। और एंट्री किससे पास करेगी यार? सब्सक्राइब्ड शेयर से पास करेंगे। किससे पास करेंगे? सब्सक्राइब्ड शेयर से, क्योंकि जितना शेयर अलॉट हुआ है पब्लिक को, जितना शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, उतने से तो पैसे मिलेंगे, उसी से एंट्री पास करोगे। तो ये याद रखना अंडर सब्सक्रिप्शन के लिए। फिलहाल इतनी बात, बाकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। ठीक है? इतना एवरीवन इज गेटिंग देयर। नेक्स्ट पॉइंट, ओवर सब्सक्रिप्शन। व्हाट इज दैट? ओवर सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन क्या हो गया? ज्यादा हो गया। किससे? When issued shares are less than subscribed shares. Subscribed shares क्या हो गए? Subscribed shares ज्यादा हो गए। और तो बेटा जब सब्सक्राइब्ड शेयर्स ज्यादा हुए तो एप्लीकेशन तो सब्सक्राइब से ही आता है ना। एप्लीकेशन आया तो मतलब सब्सक्रिप्शन ना। तो पहली जो एंट्री होगी एप्लीकेशन की, वो कौन से अमाउंट से होगी? सब्सक्राइब शेयर्स वाले अमाउंट से होगी। और बाकी जितनी एंट्री होगी वो एडजस्ट होगी कौन से वाले से होंगी? इश्यूड वाले से होंगी। हाँ या ना? क्या लिखा है? एंट्रीज आर टू बी पास्ड विद इश्यूड शेयर्स एक्सेप्ट द फर्स्ट एंट्री विच इज टू बी पास्ड विद
सब्सक्राइब्ड शेयर्स पहले किससे पास करना है? सब्सक्राइब, पहली एंट्री है एप्लीकेशन की सब्सक्राइब के साथ, बाकी अलॉटमेंट और कॉल्स की एंट्री किसके साथ? इश्यूड के साथ। कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ओवर सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन? ये ट्रीटमेंट है बेटा। ओवर सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट क्या होगा यार? या तो जितना एक्स्ट्रा आया क्या कर दूंगा मैं? रिटर्न कर दूंगा। धक्के मार के निकालो, ये लोग बेवजह परेशान कर रहे हैं तो इनको भगा दिया मैंने, ठीक है? नहीं चाहिए तुम्हारा शेयर ना पैसा, तुम लेके जाओ, एक्सेस अमाउंट वापस कर दिया, बात खत्म। और दूसरा क्या पड़ा है? प्रो रैटा अलॉटमेंट, प्रोपोर्शनेटली शेयर्स को अलॉट कर दिया और जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिला था उसको हम आगे एडजस्ट करेंगे। लेकिन कैसे एडजस्ट करेंगे देखिए आगे। एक्स्ट्रा बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन है तो शेयर्स ज्यादा डिमांड करिए, शेयर्स ज्यादा डिमांड करिए तो एप्लीकेशन पे अमाउंट भी ज्यादा आया है, और अमाउंट ज्यादा आया तो उस ज्यादा वाले अमाउंट को एडजस्ट करना है या रिफंड करना, वही केस यहां पे अब समझाने जा रहा हूं। अमाउंट रिसीव्ड कहां पे? ऑन, इन केस ऑफ प्रो रैटा अलॉटमेंट विल बी एडजस्टेड टूवर्ड्स अलॉटमेंट एंड एक्सेस। अगर उसके बाद भी एक्स्ट्रा बच गया तो उसको रिफंड कर देंगे। ध्यान से सुनना बेटा। अभी आप कहोगे सर ऐसा क्यों, उसको कॉल्स पे यूज कर लेंगे, है ना? ये देखो कुछ उल्टा लग रहा है, शीर्षासन करते हुए नोट्स निकाला था इसने। जस्ट अ सेकेंड बेटा। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब अगर अमाउंट एक्स्ट्रा आ गया, किस पे एक्स्ट्रा आ गया? एप्लीकेशन पे। सब्सक्रिप्शन तो एप्लीकेशन के साथ ही आता है। अमाउंट अगर एक्स्ट्रा आ गया तो इस एक्स्ट्रा अमाउंट को क्या करेंगे? सर उसको अलॉटमेंट पे ले जाएंगे अगर प्रो रैटा अलॉटमेंट किया है, लेकिन अलॉटमेंट से भी ज्यादा आ गया था, बहुत ज्यादा पैसा आ गया तो क्या करेंगे? सर अगर क्वेश्चन ने नहीं बोला है कॉल्स में एडजस्ट करने का तो अमाउंट क्या कर देंगे? हम रिफंड कर देंगे। अगर क्वेश्चन बोलता है कॉल्स में एडजस्ट कर लेना तो हम कर लेंगे, नहीं बोलता तो रिफंड। अब पॉइंट आता है और क्या, किस चीज का? और now what is calls in arrear? The very first point will tell you calls in arrear means amount called but not yet paid by the shareholder. पैसा कंपनी ने तो मांग लिया है, शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं दिया है, क्या कहलाएगा ये? एंड व्हाट इज कॉल्स इन एडवांस? चलो, कहता है कंपनी ने मांगा तो नहीं, एडवांस में पहले ही दे दिया, बिल्कुल नाम में ही एडवांस है। तो अमाउंट ऑफ अपकमिंग इंस्टॉलमेंट, अपकमिंग मतलब आगे जो आएगा, जैसे अलॉटमेंट पे बैठे और आगे क्या आएगा? कॉल्स, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल या जो भी है कॉल्स। अगर वो करेंट इंस्टॉलमेंट के साथ ही पे किया जाता, पेड बाय द शेयर होल्डर्स अलोंग विद द करेंट इंस्टॉलमेंट। करेंट इंस्टॉलमेंट जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने क्या बोला? अलॉटमेंट की बात है अभी अभी, और अभी कोई तुम्हें फर्स्ट कॉल का पैसा दे दे तो क्या कहलाएगा वो अमाउंट? कॉल्स इन एडवांस। कौन सा अमाउंट? जो अलॉटमेंट मिला या जो फर्स्ट कॉल का मिला? जो फर्स्ट कॉल का अमाउंट तुम्हें अलॉटमेंट के साथ मिला वो क्या कहलाएगा? कॉल्स इन एडवांस। टेंशन मतलब इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ पूरा डिटेल समझेंगे, बट अभी फिलहाल थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं। कॉल्स इन एडवांस का मीनिंग तो क्लियर होना चाहिए कि अगर अलॉटमेंट पे मिल गया तुम्हें फर्स्ट कॉल का पैसा, या फर्स्ट कॉल पे सेकंड कॉल का पैसा मिल गया, या सेकंड कॉल और फर्स्ट कॉल दोनों अलॉटमेंट पे मिल गए, ये सब क्या कहलाएगा? फिर से बोल दो, क्या कहलाएगा? कॉल्स इन एडवांस कहलाएगा। इतना क्लियर है? Whenever you are receiving the upcoming installment with the current installment, जो आने वाला अमाउंट है वो अभी अभी आपको मिल जा रहा है, इसी के साथ मिल जा रहा है, उसे क्या नाम दोगे आप? कॉल्स इन एडवांस। मुझे लगता है इतना ओके होना चाहिए, हाँ या ना? एंड कॉल्स इन एरियर, आगे पॉइंट, कॉल्स इन एरियर कैन नेवर बी विद एप्लीकेशन। ये क्या फालतू बात है? नहीं, क्या एप्लीकेशन पे कभी कॉल्स इन एरियर हो ही नहीं सकता? क्यों? दोस्त इतना याद रखना, अगर शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन का पैसा नहीं दिया ना, एप्लीकेशन का पैसा नहीं दिया ना शेयर होल्डर ने, तो हम तो उसको क्या करेंगे? शेयर ही नहीं देंगे, धक्के मार के भगा देंगे। तो एप्लीकेशन का अमाउंट पहले मिलता है। एप्लीकेशन का अमाउंट क्या होता है? मिलता है।
उसके बाद कंपनी डिसाइड करती है क्या शेयर्स देना है या नहीं देना है। तो कॉल सिनेरियर कभी भी एप्लीकेशन के साथ नहीं हो सकता। एप्लीकेशन के साथ इसलिए नहीं हो सकता कि एप्लीकेशन देने के बाद ही उसको शेयर अलॉट होता है, उसके पहले तो उसको शेयर ही नहीं मिलना। तो शेयर अलॉट करने के लिए एप्लीकेशन का रिसीव होना जरूरी है, और जब जरूरी है शेयर का एप्लीकेशन का रिसीव होना, रिसीव हो गया तो वो कॉल सिनेरियर हो ही नहीं सकता कभी भी। तो कॉल सिनेरियर कभी एप्लीकेशन के साथ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट और ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, amount of allotment which received with application will not be treated as calls in advance। ध्यान से लिखना, मुझे जवाब दो, पहले एप्लीकेशन होता है या पहले अलॉटमेंट? एप्लीकेशन का पैसा अगर अलॉटमेंट के साथ मिल गया तो पहले मिला या बाद में मिला? एडवांस में मिला या नहीं मिला? लेकिन याद रखना उसको कॉल्स इन एडवांस का नाम नहीं देते हैं, ऐसा लिखा हुआ है, हाँ या ना देख लो। वेट करो, अभी पानी पीते हुए बोल नहीं सकता ना, मैं बोलना शुरू करूंगा तुम्हें यहां बैठा के तो फिर गड़बड़ नहीं हो जाएगा। देखो ध्यान से, अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन अलॉटमेंट रिसीव्ड विद एप्लीकेशन, कॉमनली अगर इसको काउंट किया जाए नॉर्मल अकाउंटिंग के टर्म्स में तो ये भी एडवांस है, बट यहां पे इसको एडवांस नहीं बोला जाता। क्यों नहीं बोला जाता? रीजन सुनो। बंदा शेयर होल्डर कब बनता है? एप्लीकेशन करने के बाद या अलॉटमेंट करने के बाद? जब तुम्हें अलॉटमेंट ही नहीं हुआ था तभी तुमने एप्लीकेशन के साथ पैसा दे दिया था, तुम शेयर होल्डर थे नहीं थे ना, तो फिर तुम्हारा वो कॉल्स इन एडवांस मान लूंगा मैं? बिल्कुल नहीं। जब तुमने अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन पे दिया था तुम ये भी बात से श्योरिटी नहीं थी कि तुम्हें शेयर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। सो जनरली इट इज अज्यूम्ड कि यू आर नॉट पेइंग दिस मनी एज अ शेयर होल्डर, तो कॉल्स इन एडवांस नहीं माना जाएगा। केवल उस अमाउंट को जो अमाउंट किसका है? अलॉटमेंट का है, और मिला किसके साथ है? लेकिन सर फायदा क्या होगा, फर्क क्या पड़ेगा? अकाउंटिंग तो फिर भी वैसी होगी, अगर करना हो तो होगा फर्क। किस बात का? 6th पॉइंट से देखो, क्या हम एप्लीकेशन कॉल्स इन एरियर या कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट की बात करते हैं कभी? हाँ, इंटरेस्ट कॉल्स इन एरियर पे चार्ज होता है जो कि कंपनी के लिए क्या है? इनकम है। और कॉल्स इन एडवांस पे कंपनी इंटरेस्ट देती है जो कंपनी के लिए क्या है? एक्सपेंस है। अब तुम बताओ, अगर ये अमाउंट कॉल्स इन एडवांस माना जाता तो कंपनी को क्या करना पड़ता? अभी नहीं देना है ना, है ना? सो दैट इज द रीजन इसको कॉल्स इन एडवांस मानते नहीं, और इतनी इंपॉर्टेंस इसीलिए दे रहा हूं, और कोई रीजन नहीं है कि अगर तुम कॉल्स इन एडवांस नहीं मानोगे तो इस पे इंटरेस्ट की बात भी नहीं करोगे। तो याद रखना, अगर अमाउंट किसका? अलॉटमेंट का एप्लीकेशन के साथ मिल गया उसे क्या नहीं मानेंगे, और अगर कॉल्स इन एडवांस नहीं मानेंगे तो इंटरेस्ट देने का मतलब ही नहीं बनता। अब आते हैं इंटरेस्ट की बात। कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट अलाउ किया जाता है, लेकिन ओनली व्हेन इट इज प्रोवाइडेड अंडर द मेंशन्ड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, mentioned in articles of association. So if your articles of association is silent about interest, तो इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। यानी अगर कंपनी ने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाया है और उस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इंटरेस्ट के बारे में कोई बात नहीं हुई है तो ऐसे में इंटरेस्ट दिया नहीं जाएगा। ये याद रहेगा नहीं रहेगा? इनफैक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब दोनों जगह लिखा है, पॉइंट सेम ही लिख दिया तो आप देख लेना, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है? तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल ऑल्सो बी डिसाइडेड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। रेट क्या होगा इंटरेस्ट का कॉल्स इन एरियर या कॉल्स इन एडवांस पे? सर ये भी कौन बताएगा? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इंटरेस्ट देना है या नहीं देना है ये कौन बताएगा? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कितना देना है या लेना है वो भी कौन बताएगा? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मतलब सीधी बात ये है कि इंटरेस्ट और कॉल्स इन एडवांस और एरियर पे जो इंटरेस्ट का पूरा प्रोविजन है वो कौन डिसाइड करेगा? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। लेकिन बेटे कुछ ऐसी कंपनीज होती है जिनको हम नाम देते हैं पब्लिक कंपनी। क्या नाम देते हैं? पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी को एक ऑप्शन दिया जाता है कुछ कंपनीज को,
पब्लिक कंपनी अगर अपना खुद का आर्टिकल्स नहीं बनाना चाहती, एक पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स अगर खुद का आर्टिकल नहीं बनाना चाहती, तो इट हैज एन ऑप्शन दैट इट कैन अडॉप्ट टेबल एफ। क्या अडॉप्ट कर ले? टेबल एफ अडॉप्ट कर ले। और जब टेबल एफ अडॉप्ट कर लेगा, वैसे टेबल एफ है क्या सर? टेबल एफ क्या है सर? आप बात किसकी कर रहे हो? तो ये इसी की कॉपी है, ऐसे समझो भाई। तुम्हारा अपना कोई विचार है, आइडिया है, तो लिख लो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। अगर नहीं है, नहीं बनाना चाहते, तो मेरे से बना बनाया उठा लो। मेरे पास बना बनाया कौन सा है? टेबल एफ है। क्या है? टेबल एफ। टेबल एफ इज द कॉपी ऑफ व्हाट? तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की कॉपी तो है। और अगर आर्टिकल टेबल एफ ऑप्ट करोगे, तो इसमें अपना खुद का प्रोविजन होगा। क्या प्रोविजन है सर टेबल एफ में? टेबल एफ कहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन केस ऑफ कॉल सिनेरियर कितना होगा? 10% नहीं, 10%। एंड कॉल्स इन एडवांस पे क्या होगा? 12% पर एनम। यही याद रखना है तुम्हें, ठीक है ना। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डिसाइड करेगा इंटरेस्ट देना है नहीं देना है, रेट क्या होगा, सब डिसाइड कौन करेगा? लेकिन अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नहीं अडॉप्ट किया कंपनी ने, चाहे तो टेबल एफ अडॉप्ट कर सकती है। और टेबल एफ में क्या बोला गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट और कॉल्स इन एरियर कितना होगा, और कॉल्स इन एडवांस पे? कोई दिक्कत यहां तक हो तो बता दो। डिविडेंड इज पेड। डिविडेंड किस पे किया जाता है? देख लो ध्यान से। डिविडेंड इज पेड किस पे? पेड अप शेयर कैपिटल। भाई जो तुमने मुझे पेमेंट दिया, उसी पे तो मैं तुम्हें रिटर्न दूंगा। तो डिविडेंड जो पे होता है वो कौन से वैल्यू पे होता है? पेड अप शेयर कैपिटल पे। एंड व्हाट इज पेड अप शेयर कैपिटल? कहता है दैट इज कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर। कॉल्ड अप कैपिटल में से अगर हम कॉल्स इन एरियर माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? पेड अप शेयर कैपिटल। तो पेड अप शेयर कैपिटल इज इक्वल टू कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर। मुझे लगता है इतना क्लियर होना चाहिए, अगर नहीं है तो बता दो। डिविडेंड इज पेड ऑन विच शेयर, विच कैपिटल? पेड अप शेयर कैपिटल। एंड व्हाट इज पेड अप शेयर कैपिटल? कॉल्ड अप माइनस कॉल्स इन एरियर। कोई दिक्कत? व्हाट? Last but not the least, the most important line, it has already appeared in the exam। आ चुका है, ये पहले ही दर्शन दे चुका है। क्या लिखा है? No dividend is paid on calls in advance। तुमसे मांगा था मैंने। देखो कॉल्स इन एरियर पे डिविडेंड तो जाएगा नहीं, क्योंकि तुमने पे नहीं किया, तो डिविडेंड तो ऐसे नहीं जाएगा। कॉल्स इन एडवांस तुमने पे तो कर दिया, लेकिन तुमसे मैंने मांगा था एडवांस, नहीं ना। तो ये क्या है? इस पे डिविडेंड पाने का कोई राइट नहीं होगा। दे तो रहे इंटरेस्ट, अगर जरूरत पड़ा तो इंटरेस्ट मिल सकता है, डिविडेंड का कोई राइट नहीं होता कॉल्स इन एडवांस पे। यहां तक क्लियर हो तो बता दो। अब कहां से स्क्रीनशॉट लेनी है? तो इश्यू ऑफ शेयर से ही करनी है, गेस यहां से। थोड़ा सही ढंग से देख लेना। डन? डन है? डन हो गया यहां तक? रुक जा। ठीक है, अब पहले फॉरफीचर ऑफ शेयर्स पढ़ा देता हूं, फिर आगे देखा जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरफीचर? फॉरफीचर मतलब जब्त कर लेना, छीन लेना, या फिर कैंसिल कर देना। क्या कर देना? कैंसिल कर देना। तो बेसिकली फॉरफीचर का जो बेसिक मीनिंग है वो कैंसिलेशन है। फॉरफीचर ऑफ शेयर मींस कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स अलोंग विद शेयर होल्डर्स राइट। शेयर होल्डर्स, ठीक है ना।
कंपनी ने क्या किया, शेयर्स को कैंसिल कर दिया। किसके शेयर्स को, शेयर होल्डर के शेयर को, और उसके राइट्स को भी क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ना तो तुम्हारे पास शेयर बचे, ना तो तुम शेयर होल्डर बचे, ओनली बिकॉज कि तुमने क्या किया, पेमेंट नहीं किया। हाँ या ना, पेमेंट नहीं किया। आगे क्या करेंगे, ध्यान से देखना। एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर, जब हम फॉरफीचर की एंट्री करने जाएंगे, फॉरफीचर करने जाएंगे, द शेयर कैपिटल अकाउंट, द शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय कॉल्ड अप कैपिटल। बेटा जनरली आप बताओ कैपिटल क्या होता है, कैपिटल जनरली क्या होता है, क्रेडिट। लेकिन अगर इसको राइट ऑफ करना है यानी खत्म करना है तो क्या करेंगे, तो एग्जैक्टली इसको राइट ऑफ करने यानी खत्म करने के लिए शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे। लेकिन वैल्यू कौन सा लेंगे, हमेशा याद रखना कौन सा वैल्यू लेंगे, कॉल्ड अप वैल्यू। कौन सी वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू। क्लियर है, ये कौन सी वैल्यू लेंगे, कॉल्ड अप वैल्यू लेंगे। इतना क्लियर है, पक्का। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, श्योर, पक्का पक्का। यहां तक कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई कुछ भी तरीके का, सब ठीक है यहां तक। देखो कॉल्ड अप वैल्यू से डेबिट होगा शेयर कैपिटल। आई होप दैट इज ओके, दैट इज गोइंग टू वर्क। इतना काम चल जाएगा आपका इतने से ना, अभी इतना पूरा ही है, इससे ज्यादा क्या चाहिए, इससे ज्यादा होता ही नहीं कुछ। एंट्री भी साथ साथ बता रहा हूं, समझा रहा हूं। एंट्री लिखा नहीं है लेकिन एंट्री का पूरा पॉइंट यहां इंक्लूड है। नेक्स्ट, द अमाउंट नॉट रिसीव्ड, अमाउंट जो रिसीव नहीं हुआ है, नॉट रिसीव्ड ऑन व्हाट, these shares will be cancelled either by crediting their name, their respective installments, or advance नहीं मेरे भाई, क्या, calls in arrears। ठीक है ना, ये गलत है। अरे कॉल्स इन एडवांस का है, बीच में आ गया। पैसा नहीं मिला इसलिए शेयर छीन रहे हैं, पैसा एडवांस मिला, ये कोई रीजन है शेयर छीनने का, बोलो। तुमने किसी से सामान खरीदा नहीं, पैसे पहले ही दे दिए उसको, वो कहता है यार मेरे को तेरी ये आदत पसंद नहीं है एडवांस में पैसे, मैं इसलिए तेरे पैसे छीन ले रहा हूँ। तो ये कोई तो बात नहीं हुई यार, है ना। ये तो ऐसा हुआ फीस पहले ही सबमिट कर दी और तुमने पहले एडवांस में फीस दे दी, तेरी क्लास रोकता हूं मैं। है ये क्या बात हुई, ठीक है। क्या हो गया, दुखी क्यों हो गया, हाँ क्या हो गया, सब ठीक है ना, याद आ रही है उसी की जिसके चक्कर में बर्बाद हो रहा है। कोई नहीं, अब तो तूने छोड़ दिया चक्कर, बच गया तू। अरे है ना, तेरे पीछे पड़ा था ना ये, बच गया। चलो दोस्त, अरे कोई नहीं। द अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन दी शेयर्स, अब जो अमाउंट नहीं मिला उसे कॉल्स इन एडवांस तो नहीं बोलते, क्या बोलते बेटा उसे। अब इसकी अकाउंटिंग जब कराऊंगा ना तो डिटेल में समझा भी दूंगा। अकाउंटिंग दो तरीके से होती है, या तो आप माइनस करके एंट्री करते हो या फिर कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करोगे। तो अगर अकाउंट ओपन कर रखा है तो क्रेडिट भी कौन होगा, और अगर अकाउंट ओपन नहीं कर रखा है तो क्या करोगे, उसका नाम लिखोगे। अलॉटमेंट नहीं मिला तो टू अलॉटमेंट, कॉल नहीं मिला तो टू कॉल, और अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट है तो सीधा एक ही बार आ जाएगा टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो यही लिखवाया है, कुछ नहीं। इसका जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा अपने आप क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। इसकी चिंता छोड़ दो, इतना ओके होगा ना। आगे बढ़ू, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, द अमाउंट रिसीव्ड ऑन दी शेयर, वो वापस कर देंगे ना, उसको दे देंगे वापस। हाँ बहुत अच्छा काम किया ना बेटा, पैसे नहीं देके वापस दे देंगे ना अमाउंट, बिल्कुल नहीं। द अमाउंट रिसीव्ड ऑन दी शेयर्स विल नॉट बी रिफंडेड बट ट्रांसफर्ड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कौन सा साइड, ऐसा क्यों मेरे भाई, क्योंकि फायदा है, फायदा है। फायदा नहीं है पैसे जब्त कर रहे हो तुम, है ना, शेयर भी छीन लिया, पैसे भी रख लिया। तो द अमाउंट रिसीव्ड ऑन दी शेयर्स विल नॉट बी रिफंडेड बट ट्रांसफर टू द, क्लियर है। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट थिंग, द प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट है ना तुम्हारा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में जो जा रहा है, कौन से नेचर का, कैपिटल या रेवेन्यू। भाई ये नॉर्मल प्रॉफिट तो एनी बिजनेस का क्या है, कैपिटल नेचर प्रॉफिट। कोई दिक्कत हो तो बताओ, बोलो। यहां तक क्लियर है,
अगले पॉइंट पे आ जाओ पगले। अगर शेयर को प्रीमियम पे इश्यू किया और लेट्स सपोज प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ था, तो पहली एंट्री होगी ना शेयर अलॉटमेंट ड्यू करने की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब किसी एक नालायक ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, अब अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो उसका कैपिटल तो हम कैंसिल कर ही रहे हैं, क्या करके? डेबिट करके। फॉरफीचर में यही तो कर रहे हैं, कैपिटल को कैंसिल कर रहे हैं, क्या करके कैंसिल कर रहे हैं बताओ ना? डेबिट करके। कर नहीं रहे क्या? कर रहे हैं। कैपिटल को कैंसिल कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? डेबिट करके। बेटा ये जब पैसा नहीं दिया उसने अलॉटमेंट का, तो क्या प्रीमियम का अमाउंट मिला हमें? और प्रीमियम का अमाउंट मिला नहीं, और बेवजह प्रीमियम कहां बैठा पड़ा है? क्रेडिट साइड में बैठा पड़ा है। क्या करेंगे इस प्रीमियम को? सर इसे भी खत्म कर देंगे, क्या करके? लेकिन बेटा अगर ये प्रीमियम का अमाउंट मिल चुका होता तो मिल चुका तो कुछ मत करो ना, कहां जाना चाहिए था? जो प्रीमियम मिलता वो कहां जाता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। थोड़ी देर पहले बताया था, जो प्रीमियम मिलता कहां जाता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। कहां गया है? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। तो छोड़ दो ना, अपने घर तो जा ही चुका है, अपने घर जा चुका है, ठीक है ना? जहां जाना चाहिए था वही है। तो लास्ट जो इस पॉइंट में फॉर फ्यूचर में लास्ट वाला जो पॉइंट है वही है, इफ द शेयर्स वर ओरिजिनली इश्यूड एट प्रीमियम and the amount of premium is not received, it will be cancelled at the time of forfeiture by debiting along with the share capital account। कोई दिक्कत? अभी समझा क्या आया? कैपिटल को डेबिट करो, इसको भी डेबिट करो, क्योंकि दोनों नहीं मिला। लेकिन अगर प्रीमियम मिल चुका तो क्या कैंसिल होगा? आगे पढ़ लो। बट इफ अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज रिसीव्ड नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द सेम। ऑलरेडी हो चुका है, खत्म है, पक्की बात। लास्ट थ्योरी, री इश्यू ऑफ शेयर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ री इश्यू? अरे सेकेंड हैंड में बेच दिया, और क्या? पहले को दिया तो वहां से छीन के लाया और दूसरे को कहता है भाई खरीद ले, सेकेंड हैंड सस्ता पड़ेगा महंगा पड़ेगा, वो कंपनी डिसाइड करेगी, हम तो मजाक कर रहे हैं। देखो ध्यान से, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के बाद फॉरफीटेड शेयर्स कैन बी रीइश्यूड एट, क्या? रीइश्यूड एट पार, एट प्रीमियम, एट। इसको सीरियसली नहीं लेना मेरे भाई, डिस्काउंट पे नहीं है ये। सर फिर स्पेलिंग तो कुछ ऐसी लग रही है डिस्काउंट जैसी। देखो ना, डिस्काउंट की स्पेलिंग यही लिखा है ना? हाँ यार, ये डिस्काउंट की स्पेलिंग है। चल मैं हाईलाइट करता हूं, देखो ये स्पेलिंग है डिस्काउंट की, ये है ना? सही तो यही लिखा है। तो अभी आपने क्या बोला, मैंने क्या बोला अभी? इसको सीरियसली मत लेना, डिस्काउंट पे इश्यू नहीं होता। आप पढ़ा नहीं है क्या? शेयर्स कैन नॉट बी इश्यूड एट डिस्काउंट एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स। क्या ये स्वेट इक्विटी शेयर है? नहीं है, अजीब नहीं है। तुमने नहीं पढ़ा स्वेट इक्विटी शेयर? आई डोंट, मुझे पता है नहीं तो नहीं बात कि तुमने नहीं पढ़ा, बट तुम्हें लग रहा है क्या स्वेट इक्विटी शेयर थोड़ा अलग होता है? अलग लग रहा है, नॉर्मली लग रहा है ना? तो फिर ये स्वेट इक्विटी शेयर नहीं तो ये डिस्काउंट पे जा सकता है क्या? तो सर ये लाइन तो आप ही ने लिखवाई। हाँ बिल्कुल मैंने लिखवाई क्लास में बोल के। और आप क्या कह रहे हो? इसको सीरियसली मत लेना। तो डिस्काउंट पे इश्यू हो भी सकता है और सीरियसली भी नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? बिकॉज डिस्काउंट का बर्डन आपकी जेब पे नहीं पड़ेगा। यानी ये डिस्काउंट लिख के भी डिस्काउंट नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट लाइन से कनेक्ट करो, द मैक्सिमम डिस्काउंट दैट कैन बी अलाउड कैन नॉट बी एक्सीडेड फ्रॉम द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द प्रीवियस शेयर होल्डर। कहां रखा होगा उस अमाउंट को? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। तो अपनी जेब से दे रहा हूं क्या? बेटा जब शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से मिला था तो हमने कौन से अकाउंट में क्रेडिट कर दिया था? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में क्या करके रखा है? क्रेडिट। अब मैं सामने वाले को डिस्काउंट दे रहा हूं, डिस्काउंट थोड़ा दे रहा हूं कि मेरे जेब से जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा? जितना भी दे दूंगा। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट क्या कर दूंगा? डेबिट। जितना यहां पे क्रेडिट में पड़ा है उतना ही यहां डेबिट से सेट ऑफ कर सकते हो। डिस्काउंट अकाउंट का यूज वर्जित है, नहीं कर सकते। डिस्काउंट अकाउंट का यूज प्रोहिबिटेड है, यू कांट यूज। डिस्काउंट दे ही नहीं सकते ना यार, तो डिस्काउंट थोड़ी ना वही है।
अरे कहीं से फायदा मिला था, दूसरे को चिपका दिया, तो ये तुम्हारा डिस्काउंट हुआ क्या? हाँ, उसके लिए तो डिस्काउंट है, तुम्हारे लिए डिस्काउंट है क्या? तो तुमने डिस्काउंट पे शेयर इश्यू नहीं किया, तो इसीलिए बोला इस डिस्काउंट को सीरियसली मत लेना दोस्तों। इस बात को समझ में आया नहीं आया? समझ गया नहीं समझे? और जब री इश्यू हो गया तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को क्या करेंगे? बोलो, खत्म करेंगे। क्या करेंगे? कहां ले जाके खत्म करेंगे? अरे किधर ले जाके खत्म करेंगे? जोर से बोलो, जय माता दी। नहीं बे, कहां ले जाएंगे? कैपिटल रिजर्व में ले जाके खत्म करेंगे। पूरा पूरा नहीं सर, जितने शेयर रीइश्यू हो गए उनके हिस्से का प्रोपोर्शनेट अमाउंट। कौन सा अमाउंट? प्रोपोर्शनेट अमाउंट। तो लिखा आफ्टर रीइश्यू द शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट विल बी क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू रिजर्व अकाउंट प्रोपोर्शनेटली। पूरा नहीं, जितने शेयर इश्यू हो गए इतना ही थ्योरी और रह गया था शायद। रीडेबल है, चलेगा ना? वो उसका काम है, अगर नहीं देखा ना उसको तो फिर बताऊंगा मैं इसको। 2000 का फाइन लगाऊंगा ऋषभ के ऊपर। ऋषभ को ऋषभ पंत बना दूंगा, क्लास में रखूंगा, टीम में नहीं लूंगा, है ना? सही आ रहा है? 2000 के चक्कर में देखो कैसे बोल रहा, पहले तो बोल रहा था आ रहा है। अरे मेरे भाई, तुझे थोड़ी देखनी, पहले उसे देखने दे, बाद में तू देख लेना। डन? लीजिए सर, उसका कहना था री इश्यू अलग कर दो, यही ना? रीशु छोड़ के जाएगा? रीशु एग्जाम में छोड़ के जाऊंगा सर मैं। सर खत्म हो गया ये थ्योरेटिकल पोर्शन, वी हैव कंप्लीटेड, डोंट वरी। अभी यहां तक खत्म तो कर लिया। एक पॉइंट और बताऊंगा, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जो कि मॉड्यूल से पढ़ना है। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ध्यान से देखो, ऐसा कुछ नहीं कि मैं कुछ स्किप करके जा रहा हूं दोस्तों, टेंशन फ्री रहो। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पे आ जाओ फटाफट। ओके, किधर गया? एग्जैक्टली इधर ध्यान दो। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने तरह के? भाई प्रेफरेंस शेयर का क्या हो गया? अरे जादू, ये क्या इतना सारा आ गया? चलो कभी कभी हो जाता है, जादू भी होना जरूरी है जिंदगी में, है ना? चलिए, बस आप रोहित मेहरा जैसे मत बनिएगा, बाकी जादू हो रहा है तो होने दीजिए। बेटा इंसान बन लो, वही बहुत है ना? कृष बन रहे हैं, जिंदगी में आग लगी पड़ी है, कृष बन रहे हैं, उस आग को पहले खत्म करो, है ना? चलो कृष, कौन था वैसे कृष? यही था। चलो, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। देखो प्रेफरेंस शेयर के बारे में एक खास बात आपने पढ़ी कि इस पे रिटर्न में डिविडेंड दिया जाता है। ये खास बात थोड़ी ना, हर शेयर पे रिटर्न में क्या दिया जाता है? लेकिन एक खास बात ये पड़ी थी, इसमें डिविडेंड का रेट क्या होता है? फिक्स्ड रेट होता है डिविडेंड का, हाँ या ना? लेकिन सर डिविडेंड का मीनिंग नहीं पता। डिविडेंड का मीनिंग क्या होता है बेटा? मेरे को थोड़ा सा भूल रहा है, बताना जरा। चलो ज्यादा बोल गए, इतना लंबा लंबा डेफिनेशन थोड़े लिखना, बस इतना बोलो, काम खत्म। तुमने इस बात को सीरियसली ले लिया, मुझे भूल गया है, मेरे को नहीं आता। नहीं यार, हाँ सेम ही बात है, बट इतना लंबा डेफिनेशन थोड़ी ना पूछ रहा हूं तुमसे। शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना? इट इज द पार्ट ऑफ, ये पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। अच्छा ऐसा बोला था, फिर भी शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, चलिए फिर सही है, ठीक है। तो इट इज द शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है। और शेयर ऑफ प्रॉफिट कब आएगा? जब पहले कौन आएगा? प्रॉफिट आएगा, फिर उसका शेयर आएगा, है ना? प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया, बताओ डिविडेंड जाएगा? डिविडेंड नहीं मिलेगा तो कभी प्रॉफिट नहीं होगा जिंदगी में, कभी तो होगा बेटा। आगे जब कभी भी प्रॉफिट होगा ना, तो ये सारे डिविडेंड जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के हैं वो एक्यूमुलेट यानी इकट्ठा होते रहेंगे, और फिर जब कभी प्रॉफिट होगा पूरा ये डिविडेंड देने के बाद ही इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड दिया जाएगा।
क्यूमुलेटिव का मतलब है पिछले साल डिविडेंड नहीं दिया, लॉस हो गया था, इस साल भी डिविडेंड नहीं दिया, लॉस हुआ। अगर अगले साल प्रॉफिट हुआ ना, अगले साल प्रॉफिट हुआ ना, तो पिछला ए वाला और अगले वाला तीनों साल का डिविडेंड पहले दोगे किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और फिर जाके इक्विटी शेयर होल्डर को। ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। नॉन क्यूमुलेटिव को ऐसा कोई राइट नहीं है। प्रॉफिट हुआ डिविडेंड ले, नहीं हुआ नहीं मिलेगा, अगले साल जो प्रॉफिट हुआ देखा जाएगा। ठीक है, मतलब एक्यूमुलेशन का प्रोसेस यहां बंद रहता है। नेक्स्ट आता है पार्टिसिपेटिंग। आपने अभी अभी पढ़ा कि फिक्स्ड डिविडेंड दिया जाता है, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड होता है। अब इनको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड दे दिया गया, उसके बाद किसको डिविडेंड देंगे? इक्विटी को। अब अगर इन फ्यूचर कभी एक्स्ट्रा डिविडेंड देना हुआ तो किसको देंगे एक्स्ट्रा डिविडेंड? इक्विटी को। प्रेफरेंस को तो जनरली ऐसा राइट नहीं मिलना चाहिए, लेकिन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स को ये राइट होता है कि जब भी कभी एक्स्ट्रा डिविडेंड दिया जाएगा, कभी भी सरप्लस प्रॉफिट शेयर किया जाएगा, तो दे हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन दैट सरप्लस प्रॉफिट। यानी एक्स्ट्रा डिविडेंड पाने का भी राइट है। अगर आप इक्विटी को एक्स्ट्रा दोगे तो इनको भी देना पड़ेगा। क्लियर है? ये नेचर है बेटा इस डिविडेंड का, ये मैं नहीं बना रहा हूं, मैं थोड़े ना घर पे बैठ के बनाता हूं ये सब। ये नेचर है ये प्रेफरेंस शेयर का। लिखा है नॉट विद स्टैंडिंग द राइट टू दे हैव राइट टू फिक्स डिविडेंड। हाँ या ना? दिस कैटेगरी ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कन्फर्स ऑन द होल्डर द राइट टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट इफ एनी आफ्टर इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव बीन पेड डिविडेंड एट द स्टिपुलेटेड रेट। ठीक है ना? तो इनके पास एक्स्ट्रा डिविडेंड सरप्लस प्रॉफिट भी शेयर करने का राइट होता है अगर वो पार्टिसिपेटिंग है तो। नॉन पार्टिसिपेटिंग के पास ऐसा राइट नहीं होता। ठीक है, फिर आया बात क्या? रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रेडीमेबल मतलब जिसका पेमेंट कंपनी जीते जी कर दे। और दूसरा इररेडीमेबल। नॉन रेडीमेबल क्या होगा? कब? वाइंडिंग अप के बाद नहीं बे, मरने के बाद कोई पेमेंट करता है क्या? इमेजिन कर कोई मरने के बाद तुझे पेमेंट करने आ गया, साथ में तुझे भी ले जाएगा, है ना? कहे अच्छा चलते हैं, आओ हम साथ साथ हैं, है ना? सोचो जो मर गया वो तुम्हारे सामने बैठ के तुमसे हिसाब क्लियर करने आ गया है ना? सारे हिसाब तुम्हारी जिंदगी के खत्म करा देगा यहीं के यहीं। कहेगा अगला हिसाब तुम क्लियर करो जाओ, है ना? तो बेटा ध्यान से देखो, इररेडीमेबल मतलब हो गया कि कंपनी पेमेंट। नॉन रेडीमेबल इररेडीमेबल एक ही बात है। ये क्या होता है? इसका मतलब हो गया कि कंपनी वाइंडिंग अप के टाइम पेमेंट करेगी। आखिरी सांस चल रही है ना, मर रहा है, मरा नहीं है, मरने वाला है, बैठा के सबको हिसाब क्लियर कर रहा है, और फिर जैसे हिसाब क्लियर हुआ कहता है चल रहा हूं। ठीक है, तो मतलब मरते वक्त अगर पेमेंट कर रही है कंपनी, वाइंडिंग अप के टाइम पे कर रही है, तो क्या है ये? इररेडीमेबल या नॉन रेडीमेबल। और अगर कंपनी ड्यूरिंग द कंटिन्यूअस यानी एक फिक्स टाइम के अंदर रिपेमेंट कर दे रही है तो उसको क्या नाम देंगे? रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। आर यू ओके विद दैट? याद रखना, कोई भी कंपनी इररेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू नहीं कर सकती। हाईलाइटेड लाइन देख लो, नो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इश्यू इररेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। कोई भी कंपनी इररेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर यानी हो गया खत्म, हो ही नहीं सकता। बचा क्या? रेडीमेबल। सोचो अगर यहीं छोड़ दिया जाता तो। आपने रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की क्या डेफिनेशन पढ़ी? एक फिक्स टाइम के अंदर पेमेंट हो, ठीक है? और इररेडीमेबल का मतलब वाइंडिंग अप के टाइम पे। अगर इतने पे ही छोड़ दिया जाए कि कंपनी इररेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू नहीं कर सकती, तो कंपनियां बड़ी चालू होती हैं, कहती ले भाई इररेडीमेबल नहीं कर सकती, ले मैंने प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया है जिसका रिडेम्पशन होगा 500 साल बाद। ठीक है ना? अब तुम इररेडीमेबल नहीं कर रहे हो 500 साल, ये इररेडीमेबल से भी भयंकर है। तो कंपनीज एक्ट में ये सभी जो लॉ बना रहे थे इनको पता था ऐसा चालूपंथी करेंगे। इन्होंने कहा मैक्सिमम टाइम भी ले लो मेरे भाई, कितने साल? 20 साल से ज्यादा का रिडेम्पशन का टाइम भी नहीं रख सकते, इससे कम रख सकते हो, ज्यादा नहीं चलेगा। सो द मैक्सिमम टाइम फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज एक्सेप्शनली एक 30 इयर्स का भी प्रोविजन होता है, लेकिन वो जब तुम सीए इंटर में जाओगे तब प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन पढ़ोगे, फाउंडेशन में नहीं है। तो आप प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन इंटर में पढ़ना वो बात की बात है। फिलहाल आपसे जनरली आंसर ये होगा इररेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ये हो नहीं सकता। जो भी प्रेफरेंस शेयर होगा कौन सा होगा? रेडीमेबल। और मैक्सिमम टाइम कितना है? 20 इयर्स। आगे आता है कन्वर्टिबल। व्हाट इज कन्वर्टिबल? अरे जिसके होल्डर को ऑप्शन है कि आफ्टर सेटिस्फाइंग सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस the holders of these kind of preference shares have
राइट दैट दे कैन कन्वर्ट देमसेल्व्स इनटू इक्विटी शेयर, उनके पास ऑप्शन है कि वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो क्या है वो? और अगर ऐसा राइट नहीं दिया जाए उनको, यानी तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकते हो, तो तुम्हारे पास इक्विटी शेयर की जिंदगी जीने का भी अधिकार है। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर पैदा हुए, प्रेफरेंस शेयर मर जाओ, उसके अलावा कुछ नहीं है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ही रहोगे, कन्वर्जन का कोई ऑप्शन नहीं। क्लियर है? पक्की बात। अब अगर तुमसे जनरली सवाल पूछा जाए कि जनरली प्रेफरेंस शेयर क्या होगा, कैसा होगा, तो हर जगह नॉन लगा देना, नॉन। जैसे क्यूमुलेटिव में क्या लगाओगे? नॉन क्यूमुलेटिव। पार्टिसिपेटिंग में नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टिबल में नॉन कन्वर्टिबल। लेकिन रेडीमेबल वर्ड याद रखना, वो तो पहले ही बता दिया, रेडीमेबल ही होगा जब भी होगा, हाँ है ना। तो कंपनी अगर नॉर्मली शेयर इश्यू कर रही है तो कैसा होगा? नॉन क्यूमुलेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिंग, नॉन कन्वर्टिबल एंड रेडीमेबल। ये जनरल नेचर होगा प्रेफरेंस शेयर्स का। तो बेटा आज की सभा जो थी हमारी यहीं तक थी। हमने सारा थ्योरेटिकल पोर्शन कवर अप कर लिया। अब जो रह गया वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, विच विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास एंड कंप्लीट भी करेंगे। काफी हद तक नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन कवर अप कर दूंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सावधान रहें और सुरक्षित रहें।